नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत ने दुनिया को फिर दिखाया दम। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 1500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। 6250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पर हमला। भारत ने दुनिया को फिर दिखाया दम। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 1500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम मिसाइल। 6250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला। भारत ने दुनिया को फिर दिखाया दम। भारत ने दुनिया को फिर दिखाया दम। बड़ी खबर आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 1500 किलोमीटर तक हमला करने में यह सक्षम है। 6250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमला करती है। फुल स्क्रीन इस वीडियो को प्ले करिएगा। वीडियो आप देख सकते हैं। भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया उसकी तस्वीरें DRDO ने साझा की हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज, कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम। एक्सपर्ट्स का दावा कि जरूरत पड़ी तो परमाणु हथियार भी ये ले जा सकती है। चलिए, ये मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने। और हाइपरसोनिक मिसाइल है, 6250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मन पे हमला करती है, जिस कारण दुश्मन का रडार भी इसके आगे फेल हो जाता है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास हम चलेंगे। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। 1500 किलोमीटर रेंज तक यह हमला करेगी, उसमें सक्षम है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 6250 किलोमीटर की स्पीड से हमला करती है। दुश्मन का रडार भी हो जाएगा फेल। मिसाइल की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है भारत, क्योंकि ये जो मौजूदा दौर है, ये मिसाइल, रॉकेट्स और तोफखाने एयरफोर्स के साथ ड्रोन का दौर है। तमाम देश इसी से आज जंग की पहल कर रहे हैं और यही गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए साहब। तो डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने तक मेरी आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर साहब। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर साहब, आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मिसाइल की खासियत फिर हम दिखा देते हैं कि क्या इसकी खासियत है। ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने किया है। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और दूसरे पारंपरिक हथियार भी अपने साथ ये ले जा सकती है। 6250 किलोमीटर यानी कि आवाज से लगभग 5 गुना स्पीड जो है इस मिसाइल की है। दुश्मन का रडार इसके सामने फेल हो जाता है। मिसाइल ताकत को बढ़ाने में लगातार भारत लगा हुआ है, क्योंकि चुनौतियां लगातार भारत की बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार से रूस यूक्रेन जंग हो, इजराइल हमास की जंग हो, या फिर अजरबैजान अर्मीनिया की जंग हो, एक चीज देखने को मिली है कि जो अब आसमान को डोमिनेट करेगा वो ही जंग पर डोमिनेट कर पाएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जिस प्रकार से हमने देखा कि चाइना अपनी रॉकेट फोर्स पे काम कर रहा है और रूस यूक्रेन जंग हो या फिर ईरान और इजराइल की टेंशन हो, मिसाइलें गेम चेंजर साबित हो रही हैं, ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और भारत उस दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। किस प्रकार से जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है उसे आप देखते हैं सर? देखिए राजेश जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, और जबकि हम दुनिया भर से
अरबों रुपए का हथियार खरीदते हैं। तो यदि हम दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में चले जाएं जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, तो ये न केवल हमारे हथियार उद्योग के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह भी है कि हमारी जो देखिए, पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से हम बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन यदि हम चीन के सामने आते हैं, तो चीन लगातार अत्याधुनिक हथियारों की दिशा में लगातार तेजी से काम कर रहा है। वहीं पर अब जमीनी युद्ध का दौर भी चला गया है। जमीनी स्तर पर युद्ध लड़ना, वो परंपरागत युद्ध जो है उससे कहीं आगे निकल गए हैं। तो अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों का मिलाकर और ऐसा वर्जन जो कि रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकता, तो ये देश के लिए बहुत अभूतपूर्व उपलब्धि है। और हमारे वैज्ञानिकों को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने देश की संप्रभुता की सुरक्षा स्पष्ट की है। उन्होंने दुश्मनों को संदेश दिया है कि भारत आत्मनिर्भर है। और वहीं पर दुनिया के हथियार उद्योग में भी भारत ने एक मजबूत दस्तक दिखाई है, क्योंकि जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया में, और नाइजीरिया ने भी दिलचस्पी दिखाई है भारत से हथियार खरीदने में। तो आने वाले समय में भारत के हथियारों को खरीदने में दुनिया भर जो दिलचस्पी दिखा रहा है, या इससे हमको जो आय प्राप्त होने वाली वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर कर सकती है। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास हम लौटेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला, आंगन में रॉकेट गिरने से लगी आग, के 1 महीने के भीतर दूसरी बार बना निशाना। आईडीएफ बोली हमलावर को जवाब जरूर देंगे। आईडीएफ बोली हमलावर को जवाब जरूर देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला, रॉकेट गिरने से आग लग गई। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। 1 महीने में दूसरी बार हमला हुआ है। और हम डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास हम चलेंगे। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जिस प्रकार से इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, इजराइल सीरिया से भी लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन कर रहा है, हमास के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। किस प्रकार से आप इस टेंशन को देख रहे हैं? क्या कोई रास्ता निकल सकता है जहां पर इजराइल और ईरान एक टेबल पर आए और बातचीत से तमाम जो विवाद हैं उनको सुलझाएं? कोई पहल किसी देश की तरफ से हो सकती है? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत चिंतनीय है कि नेतन्याहू लगातार दूसरी बार निशाना बने। कुछ दिनों पहले भी हिजबुल्लाह ने उनको निशाना बनाया था और उनके घर पर हमला हुआ। तो इजराइल की चुनौतियां हैं वो बहुत जबरदस्त है। इजराइल 20,000 वर्ग किलोमीटर का एक देश ही समझ लीजिए, हरियाणा से आधा और पंजाब से तो बहुत बहुत छोटा। तो इतने छोटे देश में आप अत्याधुनिक हथियारों का सामना कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कब तक आपका जो सिक्योरिटी जो उपकरण है वो काम करेंगे? तो ये बहुत मतलब ये बहुत चिंता की बात है इजराइल के लिए कि वो अपने पीएम पर हमले को रोक क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तक तो पीएम सुरक्षित है, या अपने घर में नहीं रहते। लेकिन ऐसा होगा कि पीएम को निशाना बना सकते हैं, मतलब हिजबुल्लाह किसी को भी निशाना बना सकता है। दूसरी बात यह भी है कि अब ट्रंप आ गए हैं इस पूरे जो घटनाक्रम है उसमें ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो बाइडेन है वो चेक एंड बैलेंस पर चलते थे, लेकिन जो ट्रंप है वो तो ईरान को धमकी दे चुके हैं। और ऐसे में ट्रंप यदि इसमें एंटर होते हैं, अमेरिकी सेना आती है, तो आप हमास तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो निशाना बन सकता है। और यदि हिजबुल्लाह निशाना बनेगा तो फिर ईरान जो है उसका थ्रेट बढ़ जाएगा। तो अभी इसका कोई समाधान तब तक नजर नहीं आता जब तक कि ट्रंप जो है वो अपने इरादे समाधान की ओर बढ़ाए। लेकिन ट्रंप ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध कब रुकवा रहे हैं, रुकवा देंगे, कब रुकवा रहे हैं, जब तक कब रुकवा रहे हैं यह बात सामने नहीं आ जाती तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि युद्ध कब रुकेगा। जी राजेश जी। ठीक है सर, लौटता हूं सर मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास हम लौटेंगे। खामनेई ने अमेरिका को मैसेज भेजा, कहा ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान, कानूनी तरीके से इंसाफ हासिल करेंगे।
ट्रंप के तेवर देख ईरान की टेंशन बढ़ने लगी है। खामनेई ने अमेरिका को भेजा मैसेज, कहा ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, कानूनी तरीके से इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जनरल सुलेमानी की जो 2020 में मौत हुई थी, हत्या उनकी की गई थी, उसके लिए खामनेई जो है डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराते हैं और 5 बार कोशिश हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने साफ कह दिया है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई कार्रवाई की गई और उसके बाद से जो है ईरान हिला हुआ है। चलिए क्या कुछ खामनेई की तरफ से कहा गया है वो देख लेते हैं। अमेरिका का सुलेमानी को मारना एक आपराधिक काम था, लेकिन इसका बदला लेने के लिए ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या नहीं करना चाहता, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी तरीके से सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता है। यानी कि खामनेई के भी तेवर बदलने लगे हैं। दुनिया के कई देशों के तेवर फिलहाल बदलते दिखाई पड़ने लगे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, किस प्रकार से खामनेई के इस बयान को आप देखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त हैं और ईरान ने जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले करवाए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कई कड़े फैसले ले सकते हैं। क्या खामनेई को उसकी आहट होने लगी है सब? लेकिन ऐसे सबसे पहले तो खामनेई को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि यह धर्म युद्ध का दौर नहीं। यदि वो धर्म युद्ध के तौर पर प्रचारित करेंगे तो अमेरिका से धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? वहां लाखों मुसलमान रहते हैं, वहां की आर्मी में कई मुसलमान हैं, इसराइल के आर्मी में मुस्लिम्स हैं, इसराइल के आर्मी में सिर्फ यहूदी नहीं है, मुस्लिम्स हैं। तो वो धर्म युद्ध के तौर पर प्रचारित करके जो अमेरिका को दबाव में लाना चाहते हैं, तो वो खामनेई इस बात को भली भांति जान गए हैं कि अमेरिका से धर्म युद्ध का सहारा लेकर इसलिए नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि अमेरिका के खिलाफ न तो सऊदी अरब खड़ा होगा, न कतर खड़ा होगा, न बहरीन खड़ा होगा, न अजरबैजान खड़ा होगा, सिर्फ ईरान अकेला ही रह जाएगा। इसके लिए अब खामनेई जो है वो बचाव की मुद्रा में आ गए। वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन ट्रंप ने 8-10 साल पहले जिस ट्रीटी से अलग करके ईरान को अलग कर दिया था परमाणु समझौते से, तो वापस परमाणु समझौता जो है हो जाए वापस, जिससे कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगे उससे मुक्ति मिले। क्योंकि खामनेई परेशान है कि उनके मध्य युग के जो मॉडल है उसको वहां के युवा भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। खामनेई हो गए 85 साल के और उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके जो मॉडल है उस पर उनके युवाओं को भरोसा नहीं। युवा चाहते हैं यूरोप में जाकर बसना, युवा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी शिक्षा पाना। तो कुल मिलाकर खामनेई दबाव में है कि ट्रंप कौन सा कदम उठाएंगे, और बेहतर यही है कि खामनेई सऊदी अरब से दोस्ती जो गांठ रहे तो उसकी मदद ले, कूटनीतिक सहारा ले और अमेरिका से बातचीत की मेज पर आए, तभी ईरान बच पाएगा, नहीं तो खामनेई को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन में 21 साल के छात्र ने मचाया तांडव। छात्र ने भीड़ पर चाकू से किया हमला, 25 को चाकुओं से गोदा, 8 की मौत, 16 से ज्यादा लोग घायल। पेपर में फेल होने से परेशान था छात्र। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन में 21 साल के छात्र ने मचाया तांडव। छात्र ने भीड़ पर चाकू से हमला किया, 25 को चाकुओं से गोद डाला, 8 की मौत की खबर है, 16 लोग घायल हैं। पेपर में फेल होने से, एग्जाम में फेल होने से छात्र परेशान था। चीन में 21 साल के छात्र ने मचाया तांडव। छात्र ने भीड़ पर चाकू से किया हमला, 25 को चाकुओं से गोदा, 8 की मौत, 16 घायल। पेपर में फेल होने से परेशान था छात्र। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, कई देशों में देखने को मिल रहा है। यूथ के अंदर कह सकते हैं कि यूथ डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, और क्या कारण है, कैसे बता पाएंगे आप दर्शकों को कि ये जो चाकुओं से हमले हो रहे हैं या स्कूलों के अंदर छात्र जो हैं अपने छात्रों सहयोगियों की हत्या कर दे रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? किस तरफ जनरेशन जा रही है? क्या वाकई में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि छात्र डिप्रेशन में आ जाए?
वैसे देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब और बड़ा चिंतनशील है, विचारोत्तेजक है। दरअसल पहले अब हम चीन के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक एक सिद्धांत है प्रकृति का कि आप जितना दबाव डालोगे तो जो जवाब होगा वो उतनी तीव्रता से होगा। कोरोना काल में जब से चीन की जो अर्थव्यवस्था गिरी, वहां के जो युवा है वो बेरोजगार हो रहे हैं। चीन में जी एक कैडर होता है जो कम्युनिस्ट कैडर, तो उनको उनकी ही परवाह होती है, जो वोट देते हैं। ये जो चीन का जो सामान्य युवा है, उनको तो कैडर में शामिल होने का अधिकार भी नहीं होता, क्योंकि सत्ता पर उस कैडर का पूरी तरीके से कब्जा होता है। अब ऐसे में वहां के युवा जाए तो जाए कहाँ? हालात ये है कि जो माँ बाप की पेंशन है, उस पेंशन पर जो है वो बच्चे केंद्रित हो गए, उनको वापस घर लौटना पड़ता है और पेंशन पर जी जीना पड़ता है। मतलब शी जिनपिंग जो है वो रोजगार का कोई भी मॉडल पिछले एक डेढ़ दशक में लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ की युवाओं में बहुत गुस्सा है। वहाँ के युवा जो है उनको रोजगार मिल नहीं पा रहा है, वो शहरों से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। और एकमात्र शी जिनपिंग ने फौज का कहा था कि ग्रेजुएट्स को फौज में शामिल करेंगे, लेकिन वहां पर ग्रेजुएट बढ़ तो रहे, लेकिन उनको जी रोजगार की कोई गुंजाइश है नहीं। मीडिया पर इतना दबाव है, यहाँ तक कि हालात ये कि जब युवाओं ने विरोध करने की कोशिश की तो शी जिनपिंग ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि युवा बेरोजगारों की संख्या पर मीडिया में कोई डिस्कशन हो ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि युवा ओके अपनी आवाज सामने लेके आ ही नहीं सकते। अब जहां तक वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो बेशक देखिए अलग अलग कारण है। आप बढ़ती जनसंख्या में युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? और उस पर जी जब युवाओं को जो फ्रस्ट्रेशन होता है, तो अमेरिका में वो गोली चलाते हैं, फ्रांस में चाकू चलाते हैं। और फिर इन सबके बीच यदि ये जो फ्रस्ट्रेशन, जो युवा फ्रस्ट्रेट है, उसको यदि धर्मांधता की आग में झोंक दिया जाए, तो फिर उसका जो हमला है वो लोन वुल्फ तरीके से फ्रांस में सामने आता है। तो समस्या जी तो है, क्योंकि इस दुनिया में जब से आदर्श और मूल्य जो है वो खत्म हो रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में भी खत्म हो रहे हैं, तो यही कारण है कि जी दुनिया भर में हमले हो रहे हैं। लेकिन चीन का मसला थोड़ा सा अलग नजर आता है, राजेश जी। ठीक है सर, लौटता हूं सर। मैं आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। नाइजीरिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाएगा भारत। भारत से हथियार खरीदना चाहता है नाइजीरिया। प्रचंड हेलीकॉप्टर और पिनाका चाहता है नाइजीरिया। बड़ी खबर आपको बता दें, नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। नाइजीरिया के साथ रक्षा समझौता। बड़ी खबर आपको बता दें, नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी और भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं पीएम मोदी की, जब नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया है। 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया पहुंचे। इसके बाद G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। एक और ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी, अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी। 16-17 नवंबर को नाइजीरिया में रहेंगे पीएम। 17 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री मोदी का पीएम का यह दौरा है। 2007 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नाइजीरिया गए थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी थी। 18-19 नवंबर को ब्राजील पहुंचेंगे पीएम मोदी। ब्राजील के अंदर G20 समिट होने जा रही है, उसमें शिरकत करेंगे पीएम मोदी। जिनपिंग से मुलाकात की संभावनाएं यहां पर भी तलाशी जा रही हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी हो जाता है। जो बाइडेन से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। 19 से 21 नवंबर तक गुआना में रहेंगे पीएम मोदी। 1968 के बाद पहली बार गुआना कोई प्रधानमंत्री जा रहा है। तो चलिए, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, नाइजीरिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जोरदार उनका स्वागत किया गया है। नाइजीरिया भी भारत के हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि ब्राजील में भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, G20 में शिरकत करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावनाएं यहां पर भी तलाशी जा रही हैं। दोनों के दो सवाल हैं सर, दोनों के जवाब चाहिए होंगे। नाइजीरिया से जुड़ा हुआ और G20 में शी जिनपिंग से मुलाकात से जुड़ा हुआ सर।
देखिए राजेश जी, ये मोदी जी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका, संभवतः पश्चिम अफ्रीका में आता है और अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है। बड़े बड़े तेल के कुएं हैं और नाइजीरिया जो है बड़ा विविधता से भरा हुआ देश है। हालांकि ये जो पश्चिम अफ्रीका का इलाका है, ये गृह युद्ध से जूझ रहा है, यहाँ पर बहुत जी। सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब के बीच नाइजीरिया में जो कच्चे तेल और बहुत सारे पेट्रोलियम, और यहाँ पर तो अच्छा खासा भारतीय समुदाय रहता है। और भारतीय समुदाय का पिछले दिनों अपहरण की भी कुछ घटनाएं सामने आई थी। और दूसरी बात यह भी कि नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिस मार्केट पर चीन कब्जा कर लेना चाहता है। तो इस दृष्टि से पीएम मोदी की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय समुदाय को संबल मिलेगा, अफ्रीका में भारत मजबूत होगा, चाइना को हम जवाब दे पाएंगे। और इस सब के साथ यदि किसी देश से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। यही कारण है कि जी। नाइजीरिया में भारत का बहुत अब मोदी जी का स्वागत हुआ है, क्योंकि नाइजीरिया में जो है वो गांधी जो बापू है वो भी बहुत वहां पर उनको पूजा जाता है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती है नाइजीरिया में। शाहरुख जी। खान को पहचानते हैं लोग, अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं। तो नाइजीरिया में काफी कुछ अच्छा है बॉलीवुड की जो फिल्मों की शूटिंग करने के लिए भी। तो मोदी जी की यात्रा बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, दूसरी बात, एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि नाइजीरिया भारत से हथियार भी खरीदना चाहता है। तो भारत जो है जी। धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो इससे हमको हमारी अर्थव्यवस्था को भी बूम मिलेगा। लेकिन इससे आगे जब चलते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी अब ब्रिक्स की समिट, G20 की समिट में जा रहे हैं, तो भारत में G20 और अब वहां पर G20 होने वाला है। तो वहां ब्राजील में, तो वहां पर शी जिनपिंग से भी मिलने वाले और संभवतः बाइडेन से भी मिलने वाले। तो अब जी। भारत के जो संबंध है चाइना से, जब से सीमा पर जो तनाव कम हुआ है, अब इसके बाद क्या क्या इसके बाद फिर से व्यापार व्यवसाय ज्यादा बढ़ेगा? क्या एक दूसरे देशों में लोग आना जाना शुरू करेंगे? क्या हमारे विद्यार्थी वहां पर जाएंगे? क्योंकि चाइनीज विद्यार्थी कहीं दिल्ली में पढ़ते भी, जेएनयू और डीयू जी। में वो पहले पढ़ने आया करते थे। तो किस स्तर का जाएगा? यदि सैन्य तनाव, अभी ऐसा नहीं है कि 100% सैन्य तनाव कम हो गया है। अभी बहुत सारे इलाकों में भारत और चीन की जो सेना है वो गश्त कर रही है। तो अब ठीक है जो साहब। G20 की समिट होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि यहाँ पर शी जिनपिंग से अच्छी मुलाकात होती है, अच्छे परिणाम निकलते हैं, तो इसका लाभ भारत को भी मिलेगा और चीन को भी मिलेगा। जी राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाक सेना का इमरान खान से समझौते से इनकार। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है इमरान खान। सेना से बातचीत करना चाहते थे इमरान खान, पर्दे के पीछे। ट्रंप आने के बाद बदल सकती है लेकिन इमरान की किस्मत, ये समझना होगा। पाक सेना का इमरान खान से किसी भी समझौते से इनकार। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है इमरान खान। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है इमरान खान। सेना से बातचीत चाहते थे इमरान खान। ट्रंप आने के बाद बदल सकती है इमरान खान की किस्मत। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या लगता है, सलाखों के पीछे ही पाकिस्तान के कप्तान की जिंदगी निकल जाएगी, या फिर बाहर का सूरज, बाहर की हवा का मजा इमरान खान ले पाएंगे? सर राइस, ये पाकिस्तानी सेना का बहुत जबरदस्त दांव है और इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना है उसके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है। पाकिस्तान में जी। सरकार कोई भी रहे, लेकिन अमेरिका का के जो राष्ट्राध्यक्ष है या अमेरिका की जो बातचीत होती है पाकिस्तान की सेना से ही होती है। और कभी भी पाकिस्तान की सेना से संबंध खराब नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान की सेना ने दांव ये चलकर ट्रंप पर दबाव बना दिया है कि ट्रंप अधिक से अधिक जो है वो पाकिस्तानी सेना को थोड़े बहुत दिनों में मदद की एक घोषणा हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी सेना तकरीबन 22% जो जमीन है पाकिस्तान की, उस पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा है, उनके अधिकारियों का कब्जा है। अमेरिकी डॉलर पर बढ़िया मौज मस्ती करते हैं। तो पाक सेना ने दबाव डाल दिया है, ट्रंप इनको मदद की घोषणा करेंगे और इसके बाद इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तानी सेना का बड़ा दबाव है और मुझे लगता है इसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ भी छुपे हैं। और मुझे यह भी लगता है कि इमरान खान की अब जेल से रिहा होने की तैयारी है, पाकिस्तानी सेना ये जानती है, इसीलिए उन्होंने ट्रंप पर दबाव बनाया। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी बारीकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।